अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। कल कोई बात की थी? परसों क्या बात थी भला? होगी चला रहा, बहुत बड़ी पुरानी बात हो गई। वालेन की बात नहीं है? हाँ ठीक। ये जो असातिज़ा है, मतलब मैं उस्ताद हूँ आपका, और मैं क्लास में, मैं या कोई भी सीए का टीचर, मैं क्लास में आपको कोई जुगत मार देता हूँ, सारे लोग हंसना शुरू हो जाते हैं, या चलो बेइज्जती कर दी किसी की, तो आपका रिएक्शन, और ऐसे ही रैंडम कोई इंसान वो आपको ऐसे ही कुछ जुगत लगा दे या मजाक उड़ा दे, तो सेम रिएक्शन नहीं। किसी रैंडम इंसान का रिएक्शन, अगर किसी रैंडम इंसान ने कुछ ऐसा किया तो उसका रिएक्शन ज्यादा होगा, बुरा लग रहा होगा, आप लड़ पड़ेंगे, गालियां देना शुरू कर देंगे। मेरे साथ क्यों नहीं? मैं उस्ताद हूँ तो है, जान पहचान है। अच्छा, और रूहानी वाले, अच्छा, और वो जो मैं असल में जो बात जानना चाह रहा हूँ वो नहीं आया इन तीनों जवाब में है। रिस्पेक्ट क्यों है अदब? बड़े हैं, अच्छा चलें, बड़े वाली बात, ये जो बाहर गार्ड बैठे हैं, अगर मेरे से बड़ी उम्र के गार्ड हों तो उनके साथ भी सेम रिस्पेक्ट का एलिमेंट होगा है? खौफ है, मतलब मैं खौफनाक इंसान हूं। अच्छा है, नॉलेज ज्यादा है। अच्छा, मैं फिर भी वो बात नहीं मुझे सुनने में मिल रही। हाँ जी, है, मैं आपका आइडियल हूँ। अच्छा, और क्यों? वजह, रिस्पेक्ट, वजह क्यों? वो बात मैं नहीं सुन पा रहा जो है। हाँ चले, मैं खुद ही ऐड कर देता हूँ। जो आपको मुझसे मिल रहा है उसकी आपकी जिंदगी में इतनी ज्यादा वैल्यू है कि मेरी कमी कोताहियां आप इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि आप जो मुझसे हासिल कर रहे हैं, टीचर से कोई भी जो हासिल कर रहे हैं, वो आपकी जिंदगी में इतनी ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर रहा होगा, आपका पूरा करियर जो है वो उससे रिलेटेड होगा, कि उसकी वजह से आप फिर कोई सख्त बात कह दी, कोई और मसला कह दिया तो फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन इसी तरह से कोई और इंसान ये काम कर रहा होता तो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। ये जो पेरेंट्स है ना, ये जो कर रहे हैं बच्चे के साथ अपनी अपनी कैपेसिटी पे, इंसान का बच्चा जब पैदा हुआ है और उसके बाद काफी अर्से तक वो किसी काम का नहीं है। वैसे तो अभी भी आप किसी काम के नहीं है, लेकिन उस वक्त इतने ज्यादा मोहताज हैं खाने पीने के वाले से, हालांकि बिल्ली का बच्चा जो आपसे ज्यादा बेहतर हो जाएगा इंसान के बच्चे से ज्यादा। तो पेरेंट्स का इतना ज्यादा रोल है, इतना बड़ा एहसान है इंसान के बच्चे पे कि वो रीपे हो ही नहीं सकता। अच्छा ठीक है, और बात, अगर आपका कोई दोस्त है, भाई है, आपके लेवल का है, तो नहीं ये मिसाल नहीं, ठीक है, आपके पेरेंट्स जो है ना वो आपसे नॉलेज में, अच्छा नॉलेज से मेरी मुराद टेक्निकल नॉलेज नहीं, टेक्निकल नॉलेज जैसे मशीनरी का नॉलेज, किसी गैजेट्स का नॉलेज, सीए का नॉलेज, शायद मुल्क की इकोनॉमी का नॉलेज, हो सकता है आप उनसे ज्यादा जानते हैं, हो सकता है, क्योंकि ये वाला जो नॉलेज है ये आप हासिल करेंगे किसी रिसोर्स से, हो सकता है उन्होंने वो रिसोर्स ना देखा हो, लेकिन जो इंसानी बिहेवियर का नॉलेज है उसमें वो यकीनन आपसे ज्यादा है, बेशक वो अनपढ़ क्यों ना हो, लेकिन वो आपसे ज्यादा है, क्योंकि जो इंसानी बिहेवियर का नॉलेज आता है ना वो एक्सपीरियंस से ही आता है, तो वो आपसे ज्यादा हैं। तो होता क्या है कि बच्चे अक्सर मामलात में ना वालिदैन को समझते हैं कि ये गलत है, इनको पता नहीं है, तो हो सकता है टेक्निकली वो आपसे कम जानते हो सकता है आप ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन अल्लाह ताला ने आप लोगों को, हम लोगों को, वालिदैन को बदले में अच्छा या बुरा रिस्पॉन्ड करने का हुक्म नहीं दिया। यानी ये नहीं कि अगर वालिदैन सही है तो उनके साथ अच्छा बर्ताव कर लो, बुरे है तो बुरा बर्ताव कर लो, नहीं, चॉइस ही नहीं है। सबसे बड़ा गुनाह क्या है? शिर्क। इवन कि अगर मुशरिक वालिदैन भी है ना तो वो उनका गुनाह है, हमारे लिए क्या रेलिवेंट है, वो वालिदैन है। और अगर वालिदैन कोई ऐसा काम नहीं कह रहे जो शरीयत के खिलाफ है तो उनको ओबे करना होता है। और इसको अल्लाह ताला ने, पहले अब्बा जी की बात कर लेते हैं, बाद में फिर कल परसों अम्मा जी की बात कर लेंगे, है जी। अच्छा, तिरमिज़ी 1899 सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिद की रजा में रब की रजा है और वालिद के गुस्से में रब का गुस्सा है। अगर अब्बा जी राजी नहीं है ना तो फिर अल्लाह राजी नहीं है, अगर अब्बा जी गुस्से में है तो फिर अल्लाह भी गुस्से में है। अच्छा, इसका मतलब जो है ना वो मतलब तो खैर नहीं कहता, मफहूम समझाने की कोशिश कर लेता हूँ। ये जो ओवरऑल रजा होती है ना, यानी अब्बा जी राजी है तो ये ओवरऑल ही बात हो रही होती है, वरना हो सकता है अब्बा जी ने आपको इस दफा मना किया हो कि ना मेरे बच्चे तुमसे नहीं पढ़ा जाना, 2 पेपर दे दो, आपको लगता है नहीं 3 ही देने में भलाई है तो आप देते 3, इसमें अब्बा नाराज नहीं हो जाएगा, अल्लाह नाराज नहीं हो जाएंगे, 3 क्यों दे रहा है, जनरल ओवरऑल बात हो रही है। तो अब्बा जी राजी हैं एज अ फादर, आपसे एज औलाद राजी हैं तो अल्लाह राजी है, और अगर अब्बा जी नाराज है तो फिर अल्लाह भी नाराज है।
और इसी में अब्बा जी की एक और फजीलत बयान कर देते हैं। इब्ने माजा 3663, सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, वालिद जन्नत का दरमियानी दरवाजा है। जहां कहीं बिल्डिंग्स में दरवाजे होते हैं ना ज्यादा, तो एक मेन गेट होता है, सेंट्रल गेट होता है। वालिद जन्नत का दरमियानी दरवाजा है, चाहे इस दरवाजे को जाया कर दो या उसकी हिफाजत कर लो। चलें आगे चलते हैं। एंड कहां किया था मैंने? क्वेश्चन आपने वो स्प्रिंग 18 वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है। या तो इसमें आपने खुद से एक पाथ पेपर की प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन की प्रैक्टिस करा रहा था और कुछ 3-4 बातें शायद लिखवाई होंगी मैंने कल। उनमें आखिरी क्या बात की थी? हाँ ठीक है। अच्छा बल्कि मैं आपको बोल के पूछ लेता हूं। अच्छा अप्लाइड एफर्ट्स वाली बात हो गई भी है, और अगर वर्क इन प्रोसेस एएल एजी इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन स्पेसिफिकली मटेरियल की नहीं गई तो मटेरियल बाय डिफॉल्ट 100%, और अगर एएल एजी की स्टेज ऑफ कंप्लीशन कन्वर्जन की भी नहीं पता तो वो 100 है, ठीक है। और जो यूनिट्स खराब हुए हैं वो फिजिकली सब एक जैसे हैं, तो उनकी रिकवरी वैल्यू भी एक जैसी है, और जो रिकवरी वैल्यू है वो एनआरवी की तरह का कॉन्सेप्ट है। ये सारी बातें हो गई, ठीक है जी। चलें अब आगे चलते हैं। और हैं तो ये सब ये वही नसीहतें ही, लेकिन चूंकि काफी सारी लॉस की कैलकुलेशन से रिलेटेड हैं तो चलो उसकी हेडिंग बना लेता हूं। ऐसी एक छोटी सी हेडिंग बना रहा हूं कि नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन में क्या क्या मसाइल हो सकते हैं। तो कल जैसे आपको वो एग्जाम नोट्स बता रहा था, तो एग्जाम नोट्स ही बता रहा हूं, बस टॉपिक्स ही बता रहा हूं, लेकिन एक हेडिंग बना लेते हैं नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन। इसमें पहला पॉइंट तो ये लिख लें कि नॉर्मल लॉस इज जनरली गिवन एज अ परसेंटेज। नॉर्मल लॉस इज जनरली गिवन एज अ परसेंटेज नॉर्मल लॉस जो है ना वो परसेंटेज की शक्ल में ही होता है। इट कैन बी अ परसेंटेज ऑफ इनपुट और अ परसेंटेज ऑफ आउटपुट। इट कैन बी अ परसेंटेज ऑफ इनपुट और परसेंटेज ऑफ आउटपुट। तो नॉर्मल लॉस परसेंटेज की शक्ल में गिवन होगा, वो परसेंटेज ऑफ इनपुट भी हो सकता है, परसेंटेज ऑफ आउटपुट भी हो सकता है। फिर ये लिख लें कि अगर आपको ये परसेंटेज ऑफ आउटपुट है कि परसेंटेज ऑफ इनपुट है नहीं बताया तो बाय डिफॉल्ट परसेंटेज ऑफ इनपुट है। यानी अगर कहा है ना कि नॉर्मल लॉस 5% है, बस 5%, किसका 5%, तो फिर बाय डिफॉल्ट वो परसेंटेज ऑफ इनपुट है। दोनों बातें दोहरा रहा हूं। एक बात ये की है कि नॉर्मल लॉस परसेंटेज होता है, वो परसेंटेज इनपुट की भी कही जा सकती है, वो परसेंटेज आउटपुट की भी कही जा सकती है, एग्जामिनर की मर्जी। और अगर खामोशी है तो बाय डिफॉल्ट वो परसेंटेज ऑफ इनपुट होता है। यहां तक लिखा। अगली बात ये बड़ी टेक्निकल है जिस पे आज मेहनत लगानी है। इफ अगला पॉइंट लिखें, इफ इंस्पेक्शन स्टेज इज गिवन, इफ इंस्पेक्शन स्टेज, बताता हूं क्या होती है। इफ इंस्पेक्शन स्टेज इज गिवन, अच्छा जो है ना इंस्पेक्शन स्टेज, ये जरूरी नहीं कि आपको ये वर्ड लिखा मिलेगा इंस्पेक्शन स्टेज। ये जब मैं आपको भी आज समझा दूंगा क्या होती है तो वो और अल्फाज भी यूज हो सकते हैं। इफ इंस्पेक्शन स्टेज इज गिवन एंड, ये एंड जरा थोड़ा बड़ा लिखे ताकि आपको पता चले कि एंड भी है, एंड नॉर्मल लॉस इज अ परसेंटेज ऑफ इनपुट। इफ इंस्पेक्शन स्टेज इज गिवन एंड नॉर्मल लॉस इज अ परसेंटेज ऑफ इनपुट। अच्छा यहां तक का मतलब, अगर आपको नॉर्मल लॉस एक परसेंटेज ऑफ आउटपुट दिया हुआ है तो फिर ये बात नहीं हो रही, ठीक है, फिर ये बात बेकार है। ये बेकार, जो बात अब लिखवाने लगा हूं ये बात ही तब पूरी होनी है अगर परसेंटेज ऑफ इनपुट है तो। रिपीट कर रहा हूं, इफ इंस्पेक्शन स्टेज इज गिवन एंड नॉर्मल लॉस इज अ परसेंटेज ऑफ इनपुट, देन नॉर्मल लॉस परसेंटेज
is applied to inspected units. इंस्पेक्टेड यूनिट्स। तो ये स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन क्या चीज है और इंस्पेक्टेड यूनिट्स क्या हैं, अब इस पे करते हैं मेहनत। तो टेक्निकल बात है लेकिन कोशिश करता हूं समझाने की। अच्छा, यहां तक की लाइन का मतलब ये है कि अगर इंस्पेक्शन स्टेज दी हुई है, समझाता हूं क्या होती है, और नॉर्मल लॉस परसेंटेज ऑफ इनपुट है, तो फिर नॉर्मल लॉस यूनिट्स कैलकुलेट करने के लिए परसेंटेज किससे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे? इंस्पेक्टेड यूनिट से। अब दो बातें बताने लगा कि इंस्पेक्टेड यूनिट्स कैसे निकालने हैं और स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये सिखाने लगा। अब एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, ये सारा कुछ समझा रहा हूं, और इसको जो समझाऊंगा वो आपने फिर अपने अल्फाज में लिखना है। ठीक है, पहले समझ लें सारी बात तसल्ली से। जो मैंने अंग्रेजी बतानी थी बता दी, अब आपको जो बातें समझा रहा हूं वो पहले समझ लें, फिर अपने अल्फाज में उनके ऊपर कुछ ना कुछ शान में उनकी लिख लेना। अच्छा, जिनको तो कुकिंग आती है तो उनको तो मिसाल समझ आई जाएगी, जिनको नहीं आती है आसान सी मिसाल है, शायद आई जाए। अगर कोई चीज पक रही है और उसको पकने में लगना है लेट से 1 घंटा, और वो कुछ चीज इस तरह की है, कोई अंडे हैं, कोई सब्जी है, कोई चीज है, चलो दूध उबल रहा है, अगर उसमें कोई खराबी हुई तो कुछ देर में ही पता लग जाएगा, और अगर उतनी देर तक खराब नहीं हुआ तो बस फिर ठीक है। ये मिसाल बस ठीक है, चलिए इसी मिसाल को बढ़ाते हैं। तो एक खाना पक रहा है और उसको पकने में लगना है 1 घंटा, लेकिन अम्मी को ये बात पता है कि 20 को मिनट अगर ये चीज सर्वाइव कर गई तो फिर पक जाएगी, अगर इसमें से कुछ पीस खराब होने हुए तो 20 मिनट में हो जाएंगे। तो अब अम्मी क्या करेंगी, 20 मिनट के बाद उस देगची का ढक्कन उठा के देखेंगे, और उस 20 मिनट के बाद वो चीज फिर खराब नहीं होगी। ये जो ढक्कन उठा के देखना है खुशबू सूंघने के लिए दिल कर रहा था, अब ये जो ढक्कन उठा के चेक कर रहे थे कि जितनी चीजें देगची में है वो खराब तो नहीं हुई, ये इंस्पेक्शन है। ये मतलब है इंस्पेक्शन। स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन क्या है वो समझाता हूं। अगर कोई प्रोसेस ड्यूरेशन, जैसे वो जो वीडियो में नगेट्स बनाए थे, अगर कोई प्रोसेस ड्यूरेशन है 10 घंटे की, चले तो हम लोग जो सवालों में कर रहे होते हैं कि फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू प्रोसेस 1 फॉर द मंथ ऑफ मे, और उसमें इनपुट 20,000 यूनिट्स हैं, तो इसका मतलब है कि वो 20,000 यूनिट्स मे के शुरू में आए थे और वो 20 के 20,000 आए थे और पूरा महीना वहीं रहे और पूरा महीने के बाद निकल के गए, तो फिर 20,000 क्या है? ये टोटल है फॉर द मंथ। अदरवाइज अगर ये करने बैठते ना कि इस मशीन में 200 यूनिट्स डाले, 10 घंटे बाद ये इस मशीन से निकल के अगले प्रोसेस में चले गए, तो इनकी कॉस्ट निकालना शुरू कर देते तो बहुत टाइम लगता। तो इसलिए हर प्रोसेस की ड्यूरेशन पूरा होने के बाद कैलकुलेशन करने की बजाय अकाउंटेंट ने आसानी क्या की कि टोटल फॉर द मंथ के डाटा को यूज कर लिया। ये जो प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 ये उन मशीनों में से चीजें आके चले जाने का नाम है। जैसे अगर मैं कह रहा हूं प्रोसेस ड्यूरेशन 10 घंटे है, तो प्रोसेस 1 मतलब 10 घंटे का है। क्या मतलब 10 घंटे का है? प्रोसेस 1 में मटेरियल इन होगा, 10 घंटे तक वो पक के, जल के, सड़ के, सूख के, जो कुछ भी हो रहा है मिक्स होके 10 घंटे बाद इस मशीन से निकाल के अगले प्रोसेस में भेज देंगे। तो ये 10 घंटे का प्रोसेस 1 का ड्यूरेशन है। तो 1 महीना क्या है फिर? उस 1 महीने में अगर ये 10-10 घंटे का प्रोसेस बार बार चल रहा था, बार बार क्यों चल रहा था? पकोड़े डालते थे कढ़ाई में, तलते थे, पकोड़े निकाल के बाहर करते थे, फिर और पकोड़े डालते थे। तो अगर पूरे 10 घंटे का प्रोसीजर है और 100 यूनिट्स एक वक्त में मशीन में डलते हैं, 100 क्यों, 150 डाल दें, 200 डाल दें, वो कैपेसिटी होगी। तो अगर 100 यूनिट्स एक दफा मशीन में डलते हैं, 10 घंटे वो इस मशीन में पक के आगे चले जाते हैं, प्रोसेस 1 हो गया। अगर पूरे महीने में, दोबारा सुने, एक वक्त में 100 यूनिट्स डलते हैं, 10 घंटे तक मशीन में रहते हैं और फिर आउट हो जाते हैं, ये बस प्रोसेस है, मतलब वो 10 घंटे का एक प्रोसेस है। अगर इस पूरे महीने में 4000 यूनिट्स इन होके आउट हुए, तो मतलब ये काम पूरे महीने में 40 दफा हुआ होगा। 100 यूनिट्स डले, 10 घंटा मशीन में रहे, आउट हो गए, ये प्रोसेस हो गया। ये यूनिट्स प्रोसेस पार करके चले गए आगे। तो अगर टोटल फॉर द मंथ 4000 यूनिट्स आए और गए, तो ये 10-10 घंटे का काम, 10-10 घंटे मशीन 40 दफा चली ना, ठीक है। हाँ, ये 40 दफा हुआ। तो हम जो महीने का टोटल ले रहे होते हैं वो सिर्फ कैलकुलेशन के लिए एक तरीका है कि हम पूरे महीने की एक्टिविटीज ले रहे होते हैं, वरना प्रोसेस एक ड्यूरेशन का ये प्रोसेस है। अब वो जो अम्मी ने 20 मिनट के बाद देखी चेक करनी थी कि जिसने खराब होना था वो उन 20 मिनट में हो जाएगा, तो इसी तरह से फैक्ट्री के अंदर अगर कुछ यूनिट्स इसमें डलने हैं और 10 घंटे तक उनको मशीन में रहना है, तो मैनेजमेंट को अपने एक्सपीरियंस से पता होगा कि जो इनमें से खराब होने हैं ना, वो 4 घंटे के अंदर अंदर हो जाने। जो 4 घंटे सर्वाइव कर गए वो फिर पूरा चल जाएंगे। ये उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से सोचा होगा। तो जब भी 4 घंटे गुजरा करेंगे, मशीन खोल के चेक किया जाएगा। क्या किया जाएगा? इंस्पेक्शन। और पूरे 10 घंटे के प्रोसीजर में से 4 घंटे गुजरने के बाद अगर यह काम किया जा रहा है, तो इसको कहेंगे स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन 40% है। ठीक है, तो 40% मिसाल लिए मैंने कि एक जो प्रोसेस का ड्यूरेशन है उसमें एक टाइम रखा होगा मैनेजमेंट ने कि उस टाइम पे जाके मशीन खोल के देख लिया करेंगे। अब जितना टाइम गुजरा हुआ था, उस टाइम जब इंस्पेक्शन की जाएगी तो इसको इंटरप्रेट, इसको कहा इस तरह से जाएगा कि स्टेज ऑफ कंप्लीशन इतने परसेंट है। क्या इंटरप्रिटेशन है 40% की? कि जितना प्रोसेस ड्यूरेशन है
उसमें से 40% टाइम गुजरा होता है तो मशीन खोल के देख लेते हैं। तो ये इंस्पेक्शन महीने में एक दफा होती होगी। जब भी 10 घंटे का प्रोसीजर चलेगा फिर 4 घंटे बाद ये काम हुआ करेगा। तो मैं जी जो मिसाल इधर खड़े होकर दे रहा था कि महीने में 40 दफा ये काम हुआ, तो फिर ये इंस्पेक्शन भी 40 दफा हुई होगी। तो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन का कॉन्सेप्ट है कि जो प्रोसेस की ड्यूरेशन है, कितने % टाइम गुजरा होता है तो इंस्पेक्शन परफॉर्म कर ली जाती है, इसको स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन कहते हैं। पहले तो इतना लिखें ना अपने लिए, लेकिन लिखें ऐसा जो आपको पढ़ के खुद समझ आए। लिखें अपने अल्फाज में खुद ही लिखें। स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन समझाएं अपने आप को क्या होती है। सिर्फ इसको नोट, ये 2-4 तिरछी लाइनें लगाने को नोट करना नहीं कह रहा, अपने आप को समझाएं कि ये क्या है स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन। इसके बाद अच्छा, मैंने 40% मिसाल दी है, ठीक है। अगर कंपनी का एक्सपीरियंस ये होता कि आधा टाइम गुजरने के बाद पता चलेगा, तो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन क्या होती? 50%। अगर मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस ये होता कि हम ना ये ढक्कन बीच में खोल नहीं सकते, पूरा होगा तो पता चलेगा, तो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन 100% होती। तो इसलिए ये तो कुछ भी हो सकती है, यानी जो आप कह रहे हैं कि आफ्टर, तो हाँ 100% स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन। क्या अभी चल रही है ना बात? अभी तो बहुत सारी बातें करनी है। मेरी आज की पूरी क्लास इस पे लग जाएगी। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो इतना तो लिखे ना। अभी तो अपने आप को स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन समझाएं पहले क्या होती है। जी जी बिल्कुल होगा। अब ये जो मैं कल टेस्ट का कहा था, कल करना है, जिस दिन मंडे को देना है मंडे को दे दे, लेकिन दे सही टेस्ट। तो ये यहां तक है। क्या देखिए, बुक में तो मैंने काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन मैं जिस तरह से जिस फ्लो में पढ़ा रहा होता हूँ वो फिर लेक्चर नोट लिखवा रहा होता हूँ। कहीं ना कहीं लिखा ही हुआ है मैंने स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन, लेकिन मैं बीच बीच में बुक पे से नहीं ले जा रहा ना कि वो टेम्पो टूट जाता है। वो बीच बीच में जाएंगे तो फिर इसलिए लिख लिया करें अपने अल्फाज में। ये जितनी चीजें बताइए ना, मैंने आपको नॉर्मल लॉ समझाया, नॉर्मल लॉ समझाया, सारा मैंने लिखा हुआ है उसके अंदर टू दी पॉइंट करके। तो लेकिन वो बीच बीच में फिर बुक में जाते हैं तो ध्यान इधर उधर हो जाता है। दें सही, बस आप टेस्ट मंडे को दे दें, लेकिन दें टेस्ट। समझा लिया अपने आप को? और जो अभी तक नहीं समझा सके सोच ही रहे हैं, दोबारा बता देता हूं। प्रोसेस की जो भी ड्यूरेशन है, यानी मशीन में जब यूनिट्स डल गए, तो जब तक वो मशीन के अंदर है मतलब वो प्रोसेस चल रहा है। कितनी देर के बाद उस मशीन में पड़े यूनिट्स को चेक करना है। क्यों चेक करना? क्यों चेक करना चाह रहे हैं कि कहीं को खराब तो नहीं है। तो ये काम करना इंस्पेक्शन है, और कितनी देर गुजरने के बाद करना है, इसको स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन कहते हैं। और ये परसेंटेज की शक्ल में होती है। अच्छा, ये जो मैंने क्या ही दिया है ना, ये परसेंटेज की शक्ल में होती है, तो इस पे कुछ मासूम बच्चे भी हो सकते हैं। अगर सवाल में लिखा हुआ इंस्पेक्शन इज परफॉर्म्ड एट एंड ऑफ प्रोसेस, तो इसका मतलब 100% है। और अगर कहा इंस्पेक्शन इज परफॉर्म्ड एट स्टार्ट ऑफ प्रोसेस, तो 0%। तो ये है परसेंटेज की चीज, है जी। नहीं लिखा होगा, ड्यूरिंग नहीं लिखा होगा, कोई ना कोई परसेंटेज ही दी होगी, है जी। किधर है, कौन है, कहाँ है? हाँ एंड है तो हाँ जी 100। अच्छा, ये 4 घंटे क्यों रखे हैं? 3 रख लेते, 5 रख लेते। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से ये एस्टीमेट लगाया होगा कि जिन्होंने खराब होना होता है वो इतनी देर तक हो चुके होते हैं, तो हो गए होंगे खराब कुछ ना कुछ। नॉर्मल लॉस यही है ना कि हम जब ये ढक्कन उठा के देखेंगे तो 5% खराब हो गए होंगे, 10% खराब हो गए होंगे, ये नॉर्मल है। और अगर ज्यादा लाशें नजर आई तो एब नॉर्मल है, और कम लाशें नजर आई तो एब नॉर्मल गेन है। लिखा कुछ? चले अब इससे अगर आगे चलते हैं। ये ना कुछ स्टेप स्टेप में बता रहा हूं, 2-3 चीजें जोड़ के मैं बात कंक्लूड कर सकूंगा। स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन वाली बात पक्की बात है, समझ आ गई? ओके। प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर ना एक अजम्पशन ये होती है जैसे वो वीडियो में भी था कि वो बाल्टी सारी नगेट्स जो है ना वो डाल दिए थे फ्रायर में, तो ये सब एकदम से फ्रायर में डल गए, या कोई बंदा है जो बोटी से पकड़ी हुई है, उसने पहले फिर खड़ा रहा, फिर थोड़ी सी बोटी और अंदर की, फिर और कुछ आधे घंटे तक वो ऐसी ना थोड़ी थोड़ी बोटी करके तेल के अंदर डालता है। ऐसा हुआ या सारी बोटियां साथ ही उंडेल ली? तो प्रोसेस कॉस्टिंग में एक अजम्पशन ये होती है कि जब मटेरियल कॉस्ट इनकर हुई है, मटेरियल कॉस्ट इनकर होने का क्या मतलब है? मटेरियल कॉस्ट इनकर होना मतलब मटेरियल खरीद लिया, मटेरियल प्रोसेस में इन कर दिया। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में एक अजम्पशन ये होती है कि जो मटेरियल है वो प्रोसेस में एट वंस इन हो जाता है,
पूछ नहीं रहा, बता रहा हूं, पूछा नहीं था ये। प्रोसेस कॉस्टिंग में एक assumption ये चल रही होती है कि मटेरियल प्रोसेस में फॉरन इन हो जाएगा, एट वंस उंडेल देंगे सारा, लेकिन जो कन्वर्जन है वो थ्रू आउट दी प्रोसेस ड्यूरेशन होती रहेगी। दोबारा, प्रोसेस में जो मटेरियल इन हो रहा है वो एट वंस हो जाएगा, लेकिन जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो थ्रू आउट दी प्रोसेस ड्यूरेशन इवनली इनकर हो रही होगी। जैसे अगर 10 घंटे है तो 10 घंटे बिजली इस्तेमाल हो रही है और बराबर इस्तेमाल हो रही है, 10 घंटे है तो वर्कर 10 घंटे काम कर रहा है, बराबर एक जैसा काम कर रहा है, ये मतलब है इवनली इनकर होने का। दोबारा सुने, मटेरियल इन एट वंस हो जाता है, लेकिन जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो थ्रू आउट दी प्रोसेस ड्यूरेशन इवनली इनकर हो रही होती है। ये भी काम की बात थी, ये भी लिखनी थी जी, दोबारा अर्ज कर देता हूं। प्रोसेस में मटेरियल इन होता है फॉरन, एट वंस, सारा उंडेल देते हैं, लेकिन जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो थ्रू आउट दी प्रोसेस ड्यूरेशन इवनली हो रही होती है। मैं रजिस्टर पे लिख दूं आके, मटेरियल जो प्रोसेस में इन होगा वो फॉरन इन हो जाएगा, लेकिन जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो थ्रू आउट प्रोसेस ड्यूरेशन इवनली इनकर हो रही होगी। यानी 10 घंटे का प्रोसीजर है तो 10 घंटे बिजली इस्तेमाल हो रही है और बराबर स्पीड से इस्तेमाल हो रही है, 10 घंटे का प्रोसीजर है तो 10 घंटे तक बराबर फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है, 10 घंटे का प्रोसीजर है तो 10 घंटे तक वर्कर बराबर एक जैसा काम कर रहा है। ये मतलब है इस बात का, है जी। मटेरियल इस मशीन में जब इन होगा तो अगर 100 यूनिट्स आने हैं तो वो फौरन 100 के 100 आ जाएंगे, लेकिन जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो पूरे 10 घंटे में इवनली इनकर हो रही होगी। यानी अगर इस 10 घंटे में 10,000 रुपए की बिजली इस्तेमाल हो रही है तो हर घंटे में 1,000 रुपए की बिजली इस्तेमाल हो रही है। वाह, हाँ जी। अच्छा, ये जब कहता हूं ना कुछ अपने अल्फाज में लिखें तो आपके फायदे ही की बात होती है, तभी दिमाग इस्तेमाल करने को कह रहा होता हूं। लिखा करें कुछ, और जो लिख लिया करें वो पढ़ के भी देखा करें कि जो लिखा है वो समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि अगर अभी समझ नहीं आ रहा तो महीने बाद तो भूल गए होंगे, तब कैसे समझ आएगा। लिख लिया, चलें और आगे बढ़ती है बात। ये जो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन है ये जरूरी नहीं कि वर्ड इंस्पेक्शन हो। जैसे इंस्पेक्शन क्यों कर रहे हैं, ताकि देख लें कि सब सही है ना, यानी हम ये देखना चाह रहे हैं कि कुछ खराब तो नहीं हो गया, डिफेक्टिव तो नहीं हो गए, तो इसलिए स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन के बजाय ये भी लिखा मिल सकता है। ये ना लिखना, ये तो खैर आसान सी बात ही है कि आपको अगर ये कहा जा रहा है स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन इज 40%, तो ये इस तरह भी कहा जा सकता था कि लॉसेज आर डिटरमिन्ड व्हेन प्रोसेस इज 40% कंप्लीट। ये बात ऐसे भी की जा सकती थी। तो इंस्पेक्शन का मतलब है कि हम लॉसेज जानना चाह रहे होते हैं। 4 घंटे बाद ढक्कन खोल के देखा तो जो इसके अंदर लाशें तैर रही थी तो ओहो करके ढक्कन वापस बंद कर दिया, अंदर ही तैरे जा रही लाशें, क्या करें, निकाल लें उनको। तो अब वो जो लाशें निकालेंगे उन पे मटेरियल कॉस्ट तो लग चुकी है, लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट किस हद तक लगी थी, 40%। और जब उन खराब यूनिट्स को निकाल लेंगे तो फिर उनको मजीद तो कन्वर्जन कॉस्ट नहीं लगेगी, है ना। तो इसीलिए अगर क्वेश्चन में स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन है तो एएल और एजी की स्टेज ऑफ कंप्लीशन विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन भी यही है। वाह, जो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन है सवाल में, एएल और एजी यूनिट्स की स्टेज ऑफ कंप्लीशन विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन भी इतनी ही है। फिर से क्वेश्चन में जितनी स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन दी हुई है तो उनको फिर सवाल में ना एएल एजी की स्टेज ऑफ कंप्लीशन बताने की जरूरत नहीं है। स्लो स्लो, अगर क्वेश्चन में स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन दी हुई है, क्या जी, अच्छा पहले ये बात पूरी कर लो ना फिर सवाल पूछता हूं आपसे। जो क्वेश्चन में स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन दी हुई होगी ना, एएल और एजी यूनिट्स की स्टेज ऑफ कंप्लीशन विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन भी वही होगी। एएल और एजी की स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्यों चाहिए, हाय हाय, एबनॉर्मल गेन वो हैं जो बन गए हैं, वो हैं जो जाया नहीं हुए हैं। ये सिर्फ एक एडजस्टमेंट है कैलकुलेशन की। एक मिनट, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन फिर बता रहा हूं। स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन जो है वो एएल और एजी यूनिट्स की स्टेज ऑफ कंप्लीशन विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन भी है।
आप पूछें, वो किधर गए? हाँ जी, क्या पूछ रहे थे? दोबारा बोले। 100% प्रोसेस कंप्लीट होगा तो यार पता नहीं, अल्फाज ही समझ नहीं आ रहे। जब जी जी अच्छा जी, ये अगर स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन 40% है तो मैनेजमेंट ने इसको 40 क्यों डिसाइड किया? 60-70 कर लेते। उनके एक्सपीरियंस से पता चल रहा है कि जिन्होंने खराब होना होता है वो इतने तक खराब हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि इसके बाद भी खराब हो जाए? असल में तो हो सकता है, सवालों में नहीं होता, क्योंकि प्रोसेस कॉस्टिंग में जितनी कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते जाए वो तो और ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। तो इसलिए जब किताबी चीज पढ़ाई जाती है तो उसमें नहीं होता। यानी जब इंस्पेक्शन स्टेज 40% है तो उसके बाद नहीं है कोई लॉस। जी अभी हम प्रोसेस 1 पढ़ रहे हैं। नहीं, अभी तो प्रोसेस 1 ही पढ़ रहे हैं हम। पीआरसी, एएफसी, पीआरसी किया, उसमें टेस्ट होते थे, तो कैफ में नहीं होते, सीफैब में नहीं होंगे, होंगे तो हर प्रोसेस में होंगे। वैसे अभी तो प्रोसेस 1 ही तक रहे तो अच्छा है। प्रोसेस 1 का सवाल पूछें। ठीक है जी। गाड़ियां इंपोर्ट होने का प्रोसेस कॉस्टिंग से क्या था? हाँ जी, स्पेयर पार्ट्स की देखें। ऐसे तो छोटी क्लास के बच्चों को कहा था बेटा नाखून काट के आना, सुबह इंस्पेक्शन होगी, तो वो जो बच्चों की इंस्पेक्शन हो रही है तो वो भी प्रोसेस कॉस्टिंग थोड़ी है। तो वर्ड इंस्पेक्शन तो नहीं, गाड़ियां आ रही हैं उनकी इंस्पेक्शन हो रही है तो इससे प्रोसेस कॉस्टिंग से क्या ताल्लुक है? गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, वही पूछ रहा हूं ना बेटा। गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं या वैसी कोई चीज खरीद के ला रहे हैं तो उसकी बात कर रहे हैं? हाँ, तो गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स खरीद के लाए तो उनकी इंस्पेक्शन हो रही है ना, तो वो प्रोसेस कॉस्टिंग तो नहीं है ना। इंस्पेक्शन, वर्ड इंस्पेक्शन तो और भी बहुत सारे कामों में इंस्पेक्शन हो रही होगी। हाँ अच्छा, अगर ये यूनिट्स रॉ मटेरियल के जो इसमें डल रहे हैं, जब ये रॉ मटेरियल के यूनिट्स कोई खरीद के ला रहा था तो खरीदते हुए वो चुन चुन के खरीद रहा था, देख रहा था कौन से खराब हैं कौन से सही हैं, तो उसको भी हम वर्ड तो इंस्पेक्शन ही कह सकते हैं। वो ये नहीं है। ये कौन सी इंस्पेक्शन है? ये तो प्रोसेस के दौरान जो मशीन चल रही है उसके दौरान की बात हो रही है। नहीं, मैं इसलिए बेइज्जती थोड़ी कर रहा हूं यार, जवाब ही दे रहा हूं ना। रॉ मटेरियल को खरीदते हुए अगर इंस्पेक्शन थी तो वो तो खरीदने की इंस्पेक्शन है ना, वो तो वर्ड इंस्पेक्शन है। वर्ड इंस्पेक्शन तो कुछ भी चेक कर रहा है, इंस्पेक्शन हो रही है। बड़े साहब आए ऑफिस में, इंस्पेक्शन हो रही है, इंस्पेक्शन हो रही है, वो सारे सीधे हो जाएंगे तो वो इंस्पेक्शन हो रही है। लेकिन हम इस वक्त बात कर रहे हैं एक प्रोसेस कॉस्टिंग में, प्रोसेस 1 के दौरान जब मशीन के अंदर यूनिट पड़े हैं हम उनकी इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि सब सही है, प्रोसेस ठीक चल रहा है। ये है इंस्पेक्शन स्टेज। इंस्पेक्शन स्टेज से आगे बढ़ रहा हूं। अब ये जो 40% है, इस 40% का मतलब है कि जितने यूनिट्स मशीन में पड़े हुए हैं उनमें से 40% निकाल के चेक कर लेंगे। 40% ऑफ व्हाट? ये टाइम की बात हो रही है कि जो प्रोसेस ड्यूरेशन है उसमें से 40% तक गुजरा होता है तो इंस्पेक्शन हो जाती है। इंस्पेक्शन होती किसकी है? जितने यूनिट्स इसके अंदर हैं या उनमें से 40% की। तो ये नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ नहीं ये चीज मल्टीप्लाई हो रही। चलें और आगे बढ़ते हैं इसी में। बस अब ये जो सारी कहानी सुना के मैं पहुंचा रहा हूं जहां तक मैंने लिखवाया था कि अगर इंस्पेक्शन स्टेज है और नॉर्मल लॉस परसेंटेज ऑफ इनपुट है तो नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करते हुए वो 8% किस पे लगाएंगे? दोबारा, नॉर्मल लॉस की परसेंटेज इनपुट की है एंड स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन भी है। तो अब नॉर्मल लॉस अगर लेट से 8% है तो क्वांटिटी स्केड्यूल में हम 8% तो नहीं लिखेंगे ना, यूनिट्स लिखेंगे ना। तो वो 8% किसके ऊपर लगाएंगे? हाँ, ये बात कर रहा था कि इंस्पेक्टेड यूनिट्स पे लगाएंगे ना। तो अब आखिरी बात मैं कंक्लूड यहां कर रहा हूं, ये क्लास का इख्तिताम नहीं हो रहा, वैसे बात कर रहा हूं कि इस मेहनत की आखिरी बात ये कर रहा हूं कि इंस्पेक्टेड यूनिट्स कैसे निकलेंगे, ये बात होने लगी। क्यों चाहिए इंस्पेक्टेड यूनिट्स? ताकि उन पे परसेंटेज लगा के नॉर्मल लॉस के यूनिट्स निकलें और उनको क्वांटिटी स्केड्यूल में लिखें। तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स कैसे निकलेंगे? इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकालने के लिए मैं एक फार्मूला बना दूंगा, लेकिन अगर आपको उस फार्मूले से पहले इसका जो मैं समझाने का तरीका बता रहा हूं अगर वो समझ आ गया ना तो आप उसको चला लेना। बेशक फार्मूला लिख मैं दूंगा, लेकिन अगर आपको वो समझ आ जाए तो समझ को प्रेफर कर लेना, फार्मूला भी जरूर लिख लेना। मिसालों से समझाता हूं। चलो 40% का है तो 40 की मैं मिसाल ले रहा हूं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स थे 3000 और ये 60% कंप्लीट थे, और उसके अलावा इनपुट थे 20,000 यूनिट्स और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हैं 1600 यूनिट्स और ये हैं 25% कंप्लीट। ठीक है, ये एक मिसाल है। ये 3000 इन 20,000 में शामिल है? नहीं, ये 3000 और है, ये 20,000 और है, और ये 1600 और है, ये 20 में से हैं। यानी ये दोनों अलग अलग चीजें हैं लेकिन 1600 इनमें से हैं।
स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन अगर 40% है तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? वो वाइट कपड़े, वो वाइट सलवार कमीज जैसे बैठा, हाँ, क्या मतलब है 40% स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन का? 40% का मतलब यहां से क्या मुराद? 40% टाइम गुजर चुका है, किसमें से 40% टाइम गुजर चुका है टोटल? अच्छा ठीक है, तो ये इंस्पेक्शन महीने में कितनी दफा होगी? एक दफा। जितनी बार प्रोसेस चल रहा होगा उतनी दफा होगा। ये 20,000 अगर पूरे महीने का इनपुट है तो इसका मतलब है इस महीने के शुरू में 20,000 डल गए थे और वो पूरा महीना पड़े रहे? नहीं, ये बस टोटल फॉर द मंथ होता है, एक वक्त में शायद 1,500 इतने डल रहे होते हैं। इंस्पेक्टेड यूनिट्स कहते हैं जिनका टेस्ट इस महीने में हुआ। इस महीने में जिन यूनिट्स का टेस्ट हुआ ना, यानी जिनकी इंस्पेक्शन हुई, वो इंस्पेक्टेड यूनिट्स है। ये 3,000, मिसाल ये 40 को बेस बना के कर रहा हूं। पिछले महीने इंस्पेक्ट हो गए थे या अब हुए? पिछले महीने इंस्पेक्ट हो गए होंगे या इस महीने हुए? क्यों पिछले महीने हो गए थे? क्योंकि इनको बनते हुए 60% टाइम पिछले महीने तक गुजर चुका था, तो ये यहां तक पहुंच गए हुए थे, तो इनकी पिछले महीने हो गई थी इंस्पेक्शन, तो ये तो इस महीने के इंस्पेक्टेड में नहीं आएंगे। इन 20 को कहने से पहले ये 1600 चेक कर लें, इनकी इंस्पेक्शन हुई है या अभी नहीं हुई है? अभी नहीं हुई है, तो फिर इस महीने के इंस्पेक्टेड यूनिट्स बने 18,400। नहीं आया समझ? 3,000 पिछले महीने इंस्पेक्ट हो गए थे। कैसे पता पिछले महीने हो गए थे? क्योंकि 40 क्रॉस कर गए थे, तो ये तो पिछले महीने इंस्पेक्ट हो गए थे, इस महीने तो ये नहीं हुए इंस्पेक्ट। इन 20 में से ये 16 हैं जो अभी इंस्पेक्ट नहीं हुए, यानी 20 में से 1600 अभी इंस्पेक्ट नहीं हुए, तो इस महीने कितने इंस्पेक्ट हुए? 18,400। ये इंस्पेक्टेड यूनिट्स है। अब अगर नॉर्मल लॉस 4% है तो वो इसका 4% है और वो आंसर क्वांटिटी स्केड्यूल में आएगा। कच्चा है और मिसाल ले लें। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 3,000 यूनिट्स हैं जो कि 30% पहले कंप्लीट थे, इन हुए 20,000। क्लोजिंग 1600 हैं जो कि 75% कंप्लीट है। अब इंस्पेक्टेड क्या है? ये पहले इंस्पेक्ट हुए थे? नहीं, ये इस महीने हुए और इन 20 में से 1600 इंस्पेक्ट हो गए, यानी पूरे 20 इंस्पेक्ट हो गए। तो इस मिसाल में इंस्पेक्टेड यूनिट्स क्या बने? 3,000 भी हुए और 20 में से 16 माइनस करने की जरूरत नहीं है, तो 23,000। रिपीट कर देता हूं, मिसाल ही बदल देता हूं। 3,000 ओपनिंग है और ये 40% कंप्लीट हो गए थे और इनपुट 20,000 है और क्लोजिंग जो है वो 1600 है और ये 1600 65% कंप्लीट है। ये पिछले महीने इंस्पेक्ट हो गए थे या इस महीने हुए? हो गए थे, 40 तक पहुंचे, हो गए इंस्पेक्ट, तो ये तो पिछले महीने हो गए। इन 20 में से ये 16 भी इंस्पेक्ट हो गए हैं, यानी इनको माइनस करने की जरूरत नहीं है, तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स क्या बने? 20,000। अभी भी नहीं बन रही बात? हाँ जी सारे। है जी 600 क्या किधर जाएगा? अभी मशीन के अंदर ही है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है ना। अच्छा इसका मतलब नहीं समझ आया, दोबारा बताता हूँ जी। मैंने मिसाल ली है, इंस्पेक्शन स्टेज 40% है, इसकी बेस पे बता रहा हूँ। पहली मिसाल, 1 2 3 मिसालें समझाइए। पहली मिसाल, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन 40% है, मतलब जब भी प्रोसेस चलते हुए 40% टाइम गुजरा होता है तो इंस्पेक्शन हो जाती है, मतलब महीने में एक दफा नहीं, जब भी ये प्रोसेस रिपीट होगा महीने में हो सकता है 50 दफा हुआ हो, तब जब यूनिट्स इस 4 घंटे को क्रॉस किया करेंगे तो उनकी इंस्पेक्शन हो जाया करेंगी। इस महीने में इनकी इंस्पेक्शन हुई है या ये पिछले महीने में हो गए थे? तो इस महीने में नहीं हुए ये इंस्पेक्ट। इस 20 के अलावा ये 1600 है, इसके अंदर है ना, तो हम 20 का फैसला करने से पहले 1600 का फैसला होगा। क्या ये 1600 इंस्पेक्ट हो गए हैं या अभी नहीं हुए? अभी नहीं हुए, यानी 20 में से ये इंस्पेक्ट नहीं हुए तो बाकी हो गए, दिस माइनस दिस। काली मिसाल, नीली मिसाल, 3,000 ओपनिंग 30% कंप्लीट थे पिछले महीने तक, तो इंस्पेक्ट नहीं हुए थे, इस महीने होंगे। एक तो ये 3 आ गया, 1600 इंस्पेक्ट हो गए, तो इस 20 में से इसको माइनस करने की जरूरत नहीं है, तो ये 3 भी इंस्पेक्ट हो गए, ये 20 भी इंस्पेक्ट हो गए, मतलब 23 इंस्पेक्ट हो गए। लाल मिसाल, ये पिछले महीने 40 तक पहुंचा था, मतलब इंस्पेक्शन हो गई, तो अब ये इस महीने तो नहीं है इंस्पेक्ट। इस 20 में से ये 16 इंस्पेक्ट हो गए, तो इनको माइनस करने की जरूरत नहीं है, मतलब पूरे 20 इंस्पेक्ट हो गए। कौन से हुए? फॉर द मंथ इतने इंस्पेक्ट हुए, यानी ये टेस्ट के लिए मौजूद थे। नहीं, वो भी नहीं, कुछ भी नहीं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। चलें और कोशिश नहीं, मैं समझाता हूं, मैं कोशिश करता हूं। 3,000 ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस,
60% कंप्लीट, यानी पिछले महीने ये 60% कंप्लीट थे। इंस्पेक्शन देखें, ये 10 घंटे का प्रोसीजर है। ये 20,000 यूनिट सारे इकट्ठे ही इसमें डले हैं? नहीं, 100 200 करके 1000 करके डले हैं। फिर जब 1000 यूनिट्स निकल जाते थे फिर अगला 1000 आ जाता था। तो जैसे ही इसमें पड़े हुए यूनिट्स को 4 घंटे गुजर जाते थे तो फिर मशीन चेक करते थे कि ये सही है या गलत, खराब हो गए हैं। तो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन 40% है। ये 3000 वो हैं जो पिछले महीने मशीन में पड़े हुए थे। अब इन 3000 पे 60% काम पिछले महीने हो चुका था, तो इनकी इंस्पेक्शन पिछले महीने हो गई थी या इस महीने हो गई थी। तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स में इन 3 को नहीं लेना। ये 1600 इन 20 में से हैं या इनके अलावा कोई और है? ये इंस्पेक्शन तक पहुंचे हैं, यानी इनका टेस्ट अभी नहीं हुआ। तो 20 में से इनका टेस्ट अभी नहीं हुआ, तो कितनों का हो गया? अब ये इंस्पेक्टेड यूनिट्स हैं। अब इसका एक फार्मूला बना लेते हैं और आप उसका बिल्कुल फार्मूला याद रख लें, अच्छी बात है। इनपुट तो लिखना ही लिखना है। नहीं ना, इनमें से अगर ये इंस्पेक्ट नहीं हुए तो इनको माइनस करते हैं ना फिर। हाँ, इसके अलावा बाकी हो गए फिर। तो ये तो लिखने। अब इसमें ओपनिंग या तो ऐड होने हैं या लेस होने। ओपनिंग या ऐड होने या लेस होने या मल्टीप्लाई होने या स्केयर लग जाएगा। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इनमें ऐड होंगे या नहीं होंगे? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लेस होंगे या नहीं होंगे? अच्छा, अब ये 3 लाइनें तो खैर लिख लें। उसके बाद मैं आपको इन दोनों के बारे में गाइडेंस 2 तरह से बताता हूं। जो आपको बेहतर लगे वो लिख लीजिएगा। पहले 3 लाइनें लिखें, फिर आपको मैं इसकी गाइडेंस बताता हूं। जो आपको बेहतर लगे वो लिख लेना। अच्छा, मैंने वैसे किताब में काफी सारी चीजें लिखी भी हुई हैं, ये फार्मूले वगैरह मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन जो चीज मुझे लगेगा ना कि बिल्कुल एक सेपरेट सी चीज है, जैसे एंट्रीज थी या वो एडवांटेज डिसएडवांटेज थे, वो मैं किताब पे बीच में लेके जा रहा था। इसी तरह एक टॉपिक वेरिएंस पढ़ाना है, उसमें बहुत सारे फार्मूले हैं, वो भी मैं सीधा किताब पे लेके जाया करूंगा। लेकिन उसके अलावा मैं जिस फ्लो से चल रहा हूँ तो मैं किताब पे ले जाने के बजाय फिर आपको इसलिए रजिस्टर पे लिखवा रहा होता हूँ। ये 3 लाइनें लिखें तो मैं अगली बात करूँ। अब इसमें इनपुट तो लिखना ही लिखना है। 2 तरीके बता रहा हूं, दोनों में पहले दोनों सुन लेना, फिर उसके बाद फैसला करना आप कौन सा लिखने लगे। और अगर दोनों ही समझना है तो और सौदा नहीं है मेरे पास बेचने को। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस या तो ऐड करना है या नहीं करना है। अगर ये इस महीने टेस्ट हुए हैं तो ऐड करना है, नहीं तो नहीं करना। क्लोजिंग की बात, या तो लेस करना है या नहीं करना। अगर ये इस महीने इंस्पेक्ट नहीं हुए तो लेस कर देना। ठीक है, एक तरीका ये है जो दोबारा बता रहा हूं। इनपुट तो लिखना ही लिखना है। ओपनिंग को ऐड करना है अगर इस महीने इंस्पेक्ट हुए हैं, वरना नहीं करना। क्लोजिंग को लेस करना है अगर इस महीने इंस्पेक्ट नहीं हुए। अगर आपको यह तरीका ज्यादा बेहतर लग रहा है तो ये लिख लेना। उससे पहले मेरा दूसरा तरीका भी सुन लें। दोनों के लिए सेम गाइडेंस। क्या है सर? इन दोनों के लिए बात हो रही है। अगर वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन इंस्पेक्शन स्टेज से कम है तो यहां लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। इसकी बात कर लें, सेम बात है। अगर इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन इंस्पेक्शन स्टेज से कम है तो यहां लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। एक बार दोनों तरीके बताता हूं। जो दोनों इसलिए बता रहा हूं क्योंकि डिफरेंट लोगों को डिफरेंट मुश्किल आसान लगते हैं, इसलिए दोनों बता रहा हूं। पहला तरीका दोबारा, इनपुट तो लिखना ही लिखना। ओपनिंग और क्लोजिंग को अलग अलग सोचते हैं। ओपनिंग अगर इस महीने इंस्पेक्ट हुए तो ऐड करें, वरना रहने दें। क्लोजिंग अगर इस महीने इंस्पेक्ट नहीं हुए तो लेस कर दें। एक ये तरीका था, ये काम का लगता है तो ये लिख लें। मुझे तो ये पहले वाला ही ज्यादा अपील करता है, लेकिन कुछ लोगों को ना इस तरह याद रखने में आसानी रहती है, इसलिए मैं ये भी बता रहा हूं। और जिन्होंने पहला लिख लिया और दूसरा भी सुनना चाहें तो दूसरा तरीका ये है, दोनों के लिए सेम सोच है। दोनों के लिए
यानी इस लाइन को लिखना है कि नहीं लिखना, इस लाइन को लिखना है कि नहीं लिखना। तो इस लाइन को लिखना है अगर, सिर्फ तब अगर इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन वैसे से कम थी तो लिख देंगे, वरना नहीं लिखेंगे इस लाइन को। इस लाइन को लिखते हुए भी सेम सोच, अगर इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन स्पेशल स्टेज से कम है तो यहां लिखना है, और अगर बराबर है तो मैं कम की बात कर रहा हूं, मैंने कम कहा है, बराबर नहीं। अगर बराबर है तो नहीं लिखना, अगर ज्यादा है तो नहीं लिखना, कम है तो लिखना है। तो जिनको इसमें से जो जैसे बेहतर लगता है वो लिख लें और फिर सवाल लिखें। सवाल लिखें, अच्छा फिर नहीं तो 2 सवाल होमवर्क, बल्कि 2 आधे आधे हैं क्या? ओके है, यही कर लेते हैं। चले 2 सवाल तो फिर भी होमवर्क है, यही करना है तो लिखें फिर सवाल। पेज 117, पेज 117 बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 10 क्वालिटी केमिकल्स। पेज 117 क्वेश्चन 10 क्वालिटी केमिकल्स। इसकी रिक्वायरमेंट ए और बी में से ए करनी है, अभी बी मैंने नहीं पढ़ाई अभी। और जो लोग ये बुक नहीं रखते तो मैं अटेम्प्ट बता देता हूं। स्प्रिंग 2016 अटेम्प्ट का क्वेश्चन 6 था, ये स्प्रिंग 16 अटेम्प्ट का क्वेश्चन 6 था। ये हो गया आधा। दूसरा सवाल इससे अगले पेज पे क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 12 इसमें से भी पार्ट ए बी और सी में से सी अभी नहीं करवाया, ए और बी करिएगा। तो क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन 12 ये होमवर्क दिया है, और जिनके पास बुक नहीं है और वो पास्ट पेपर्स ही से देखने में मुत्तफिक हैं, तो दूसरा था स्प्रिंग 15 अटेम्प्ट का क्वेश्चन 4, स्प्रिंग 15 अटेम्प्ट का क्वेश्चन 4 केएस लिमिटेड के नाम से। इसका पार्ट सी नहीं करना, वो अभी नहीं करवाया। ठीक है, अल्लाह हाफिज।